चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और चाय पर चर्चा की शुरुआत एक और गुड न्यूज यानी कि खुशखबरी के साथ जो कि पेरिस ओलंपिक से आई है। जी हाँ, तीसरा मेडल अब हमें मिल गया है और हैरानी की बात यह है कि यह मेडल भी हमें शूटिंग में ही मिला है। स्वप्निल जो है उन्होंने ये हमें गुड न्यूज दी है। पेरिस से निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने इतिहास रच दिया है। स्वप्निल ने शूटिंग की मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। ये पहली बार है जब किसी भारतीय शूटर ने ओलंपिक की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में पदक जीता है। भारत का मौजूदा ओलंपिक खेलों में ये तीसरा मेडल रहा है। इससे पहले भारत के पिछले 2 मेडल भी शूटिंग में ही आए हैं। अच्छा, आप लोगों को ये हैरानी नहीं होती है कि ये तीनों ही मेडल जो हमें मिले हैं वो तीनों ही शूटिंग से ही मिले हैं कैटेगरी में, लेकिन अब किसी और कैटेगरी में भी आना चाहिए। मुझे लगता है गोल्ड, सिल्वर, ये सब कैटेगरीज अब हमारे पास आनी चाहिए। और मुझे लगता है कि एक टोन सेट हो जाती है कि आप इसमें अच्छा कर रहे हैं और आप उसमें अच्छा करते रहते हैं। सो प्रॉब्ली दैट्स द रीजन। मुझे लग रहा है कि देखिए, आपको याद होगा कि जब अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता था, वो पहले जिस दिन वो गोल्ड आया था, अभी भी मुझे याद है कि उससे पहले उनका पूरा मैच आज तक ने, हम लोग तब आज तक में थे, तब ये पूरा मैच दिखाया था और उसके बाद कैसे पूरा देश झूमने लग गया था। और अभी अगर आपको याद हो, जिस दिन मनु भाकर ने ब्रॉन्ज जीता पहला, जब शुरुआत की, तब भी उनकी और अभिनव की एक तस्वीर वायरल हो रही थी। और उसके बाद से ही देखिए, अभिनव बिंद्रा के मेडल जीतने के बाद से ही लोगों का बहुत ज्यादा रुझान शूटिंग की तरफ बढ़ा था। उससे पहले ज्यादा रुझान लोगों का था नहीं। और यही एक नतीजा है। देखिए, जब एक खिलाड़ी देश के लिए स्वर्ण पदक जीत के लाता है तो बाकी के खिलाड़ियों को भी वहीं से प्रोत्साहन मिलता है। और यही एक बड़ी वजह है कि आज हमारे पास इस वक्त 3 मेडल हम कह सकते हैं कि हो गए हैं इसी फील्ड में, शूटिंग में। खास करके ओलंपिक में या फिर किसी भी ऐसे खेल में जब हम देखते हैं, जब हम पहली बार जीत जाते हैं ना, जब हमें जैसे मेडल मनु भाकर ने हमें दिलाया, उसके बाद कहीं ना कहीं जो बाकी जिनके कॉम्पिटिशंस होने वाले होते हैं उनके अंदर भी एक जोश, उनके अंदर भी और कॉन्फिडेंस आता है कि भाई अब तो हम जीत ही लेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, वो मनोबल, वो प्रोत्साहन और जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो गए हैं, देश का नाम ऊंचा करने का जज्बा, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर रहता है। देखिए, पिता के बाद कहते हैं कि सबसे बड़ा दर्जा अगर किसी का होता है तो वो गुरु होते हैं, क्योंकि वही हमें गुण सिखाते हैं और जिनके जरिए हम कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं। ऐसे में स्वप्निल के कोच ने भी खुशी जाहिर की है। जाहिर सी बात है कि आज उनके लिए भी बहुत बड़ा दिन है। बहुत बहुत खुशी हो रही है। मेरा बच्चा आज ओलंपिक का मेडल मिला। हमारा महाराष्ट्र का क्रीड़ा प्रबोधनी में उसका जन्म हुआ और 2017 के बाद वो मेरे रेलवेज में आया और रेलवे का भी आज हमारे सब खिलाड़ियों ने उसको मैं बता नहीं सकता, इतना सुख मिल रहा है कि हमारे नासिक क्रीड़ा प्रबोधनी, पूना, महाराष्ट्र का गवर्नमेंट का इतना शूटिंग रेंज, ये सिर्फ पैदा हुआ था ओलंपिक का मेडल लाने के लिए। आज उस सब की खुशी मिल रही है। हम कोचिस को तो हमारा बच्चा है, उसका जीतना तो हमारे लिए सबसे सुखमय है। बहुत बहुत आनंद हो रहा है। उसने जो मेहनत की थी, वो पूरा अपना घर दार छोड़ के पूना में पूरा सेटल हुआ था। उसके पहले 7 साल नासिक में रहा और वो अपना घर दार छोड़ के नासिक में 8 साल रहा। उसके बाद पूना में इतने साल, अभी तो उसकी नौकरी भी पूना में है। और ये सब को आज उसके त्याग को, उसकी मेहनत को बहुत सफलता मिली, उसे मुझे बहुत बहुत खुशी है। देखिए, एक वो दौर था जब हमारे देश में अभिनव बिंद्रा मेडल लेकर आए तो उन्होंने कहा कि ये मेडल, क्योंकि मेरे पिता ने एक पर्सनल पूरा रेंज बना के दिया था, तब मेडल मिला था। लेकिन उसके बाद किस तरीके से फैसिलिटीज खिलाड़ियों को दी गई, और ये मेडल उसका ही नतीजा कि कहीं ना कहीं हमारा, चाहे खेल मंत्रालय हो, सरकार हो, प्रशासन हो, किस तरीके से इस ओर ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी आए और उनका जो टैलेंट है वो निखर कर सामने आए। उन्होंने भी वो तमाम फैसिलिटीज दी और आज कोच की खुशी भी यही जाहिर कर रही है। और कोच की ये इमोशंस जो है ना, वो भावुक कर देने वाले हैं, क्योंकि कोच जो कहते हैं ना, गुरु जो होता है वो पिता समान होता है। उनकी डेडिकेशन, उनका 24/7 आपके साथ रहना, वही ये सपना भी साकार करता है। अब आपने मेडल वाली गुड न्यूज तो देख ली, अब आपको एक और गुड तस्वीर दिखाते हैं। पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले सरबजोत सिंह जब स्वदेश लौटे तो उनका स्वागत कैसे किया गया, उन तस्वीरों में आप देख सकते हैं।
दिल्ली एयरपोर्ट पर सरबजीत सिंह का स्वागत कुछ इस अंदाज में हुआ। हर कोई उन्हें बधाई देता नजर आया। पेरिस ओलंपिक में सरबजोत सिंह और मनु भाकर की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड में ब्रोंज मेडल देश की झोली में डाला। ऐसे में इनका शानदार स्वागत तो लाजमी है। कंधे पे और किस तरीके से माला पहनकर वो आगे देखिए, और ये भी देखना होगा यहाँ पर कि किस तरीके से, जैसे हमारे यहाँ जो भी फैसिलिटीज है अभी भी अगर आप देख लें बाकी दूसरे देश उसके मुकाबले उतनी नहीं है जैसे दूसरे देशों में है, लेकिन उसके बावजूद हमारे खिलाड़ी देखिए किस तरह से यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं ओलंपिक में, कठिन मेहनत करते हैं और इस तरह से देश का नाम रोशन करते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन भारत के लिए ये ढोल नगाड़े और ये सेलिब्रेशन भारत में ओलंपिक चैंपियन की वापसी के लिए है। सरबजोत सिंह जिन्होंने भारत के लिए ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और अब किस तरीके से देखें यहाँ सरबजोत की वापसी हुई है। फूल माला पहनाया जा रहा है, तमाम लोग सरबजोत से मिलना चाह रहे हैं, एक झलक देखना चाह रहे हैं कि ओलंपिक चैंपियन सरबजोत सिंह ने कैसे ये कमाल किया, भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। सरबजोत का ये ओलंपिक में पहला मेडल है और इसी मेडल के साथ सरबजोत के प्रोफेशनल करियर की एक शानदार शुरुआत होती है। यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पे आप कह सकते हैं जो नजारा है वो ऐसा ही मन था देखने का। भारत इसी तरीके से अपने खिलाड़ियों को स्वागत करता है, इसी तरीके से अपने खिलाड़ियों को अपने कंधों पे उठा लेता है और इसी तरीके से ये देखिए सरबजोत सिंह कंधे पे और किस तरीके से माला पहनकर वो आगे बढ़ रहे हैं। परिवार के सदस्य जो हैं उन्होंने सरबजोत को कंधे पे उठा रखा है और सरबजोत लगातार इस बात के लिए तो आप ये देखिए कि सरबजोत को कंधे पे उठाकर अब उनकी गाड़ी की तरफ ले जाया जा रहा है, जहां से एक परेड टाइप की निकलेगी और सरबजोत जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन भारत के लिए ये बहुत गौरवान्वित करने वाला पल है। ओलंपिक से लौटा यह भारत का सितारा किस तरीके से सालों की मेहनत, सालों का डेडिकेशन और तब जाकर कहीं ओलंपिक में मेडल हासिल होता है। 2012 के बाद भारत ने शूटिंग में मेडल हासिल नहीं किया था, लेकिन अब सरबजोत, मनु भाकर और एक और नाम जुड़ गया है उसमें, स्वप्निल कुसाले का। स्वप्निल और सरबजोत और मनु ये तीन ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत के लिए ओलंपिक में मेडल हासिल किया। इस तरीके का स्वागत भारतीय चैंपियन, ओलंपिक मेडलिस्ट सरबजोत के लिए दिल्ली के इस एयरपोर्ट पर बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ओलंपिक में भारत मेडल शूटिंग से 2012 से दूर था, लेकिन अब एक के बाद एक मेडल्स शूटिंग में आ रहे हैं और ये एक बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि अगर शूटिंग में इस तरह के मेडल्स आ रहे हैं तो अभी तमाम और इवेंट्स वो बाकी हैं। यानी कि 7+ का जो आंकड़ा हम सोच रहे हैं पिछले बार टोक्यो के उस आंकड़े को पार करने का, वो सपना हो सकता है पूरा। लेकिन सरबजोत के लिए जिस तरीके के यहाँ पर स्वागत हुआ वो बहुत ही शानदार तस्वीरों के जरिए हमने आपको दिखाने की कोशिश की और हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय दल जो पेरिस में है वो इसी तरीके से शानदार प्रदर्शन करता रहेगा। दिल्ली से कैमरामैन शगुन के साथ नितिन श्रीवास्तव। देखिए, दोनों हरियाणा से हैं, मनु भाकर भी और सरबजोत भी। अंबाला के पास एक छोटा सा गांव है बराड़ा, ये वहां से बिलोंग करते हैं और चंडीगढ़ में इन्होंने अपनी पूरी ट्रेनिंग की है। कोच भी खुश हैं, परिवार वाले भी खुश हैं और नितिन भी खुश है। नितिन ने तो बहुत ज्यादा जोश के साथ यहाँ पर बिल्कुल, हम लोग भी तो खुश हैं। बिल्कुल, हम तो ये कहेंगे भाई अभी सेलिब्रेशन की शुरुआत हुई है, अभी तो पार्टी इंतजार है, अभी तो पार्टी बाकी है। तो देखिए भारत की झोली में लगातार एक के बाद एक मेडल्स तो आ ही रहे हैं, लेकिन पेरिस ओलंपिक से एक और बहुत ही खूबसूरत, मुझे लगता है कि ये खबर जो हम दिखाने जा रहे हैं बहुत सुंदर तस्वीर, बहुत खूबसूरत तस्वीर और महिला होने के नाते मुझे लगता है कि इस पर हमें जरूर जिक्र करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। देखिए पेरिस ओलंपिक में ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है नादा हाफिज। ये जो है तलवारबाज है और 3 टाइम्स की ओलंपियन ये रह चुकी हैं और इस बार सबसे बड़ी बात ये कि न सिर्फ ओलंपिक्स में इन्होंने अपने जो इवेंट था उसमें उन्होंने कंपीट किया, बल्कि जब कंपीट किया उसके बाद इन्होंने ये बताया कि ये 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। कितनी बड़ी बात है आदित्य। पहले तो मैंने ना जब इन्होंने बताया, इन्होंने सेकंड पोस्ट डाली है अपने इंस्टाग्राम पर, देखकर नहीं समझ में आ रहा था कि प्रेग्नेंट है। इन्होंने जब अनाउंस किया तो वो चौंकाने वाला ज्यादा था, वो इमोशनल ज्यादा करता है। इस
इस स्टेज में 7 मंथ्स प्रेग्नेंट। जब लिखा उन्होंने कहा कि जो देखने वाले हमें हैं दर्शक, वो देख रहे थे कि 2 लोग कंपीट कर रहे हैं पोडियम पे, लेकिन वहां 3 थे। एक वो ओलंपियन जो अभी आना बाकी है। और जब उन्होंने अपने स्ट्रगल की बात कही तो उन्होंने कहा कि मेरे सामने कई चुनौतियां थी, कई उतार चढ़ाव मैंने देखे, जीवन और खेल के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष करना साथ ही अदिति उनके लिए मुश्किल था। उन्होंने ये भी मेंशन किया अपने हस्बैंड और अपनी फैमिली के बारे में भी। उन्होंने कहा कि जो सपोर्ट उनके परिवार से मिला है उसकी वजह से वो यहाँ पर पहुंच पाई। उसके बिना तो पॉसिबल था ही नहीं, आई थिंक। तो बीइंग अ गर्ल, आप बताइए दीपिका कि परिवार का सपोर्ट कितना जरूरी होता है? परिवार का सपोर्ट तो बहुत जरूरी है, लेकिन इस स्टेज में जैसे कि प्रेग्नेंट थी, तो मुझे लगता है आप लोगों से ज्यादा अच्छा कोई समझ नहीं सकता कि कैसे स्ट्रगल रहा होगा, इस सिचुएशन में क्या होते हैं। 7 मंथ्स प्रेगनेंसी में जब आप काम करते हैं, 7 मंथ्स जो है वो बहुत क्रिटिकल वेरी डेलिकेट। लेकिन ये मैं कह सकती हूँ कि ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा के तौर पर भी हम इनको देख सकते हैं। बिल्कुल। कहते हैं भगवान भोले तो वैसे ही कल्याणकारी हैं, कोई भी मनोकामना हो उसकी पूर्ति वो अवश्य करते हैं। शिव भक्तों के लिए सावन की शिवरात्रि का खास महत्व है। इस दिन भगवान शिव को श्रद्धालु पवित्र नदियों से लाए गए जल को अर्पित करेंगे। और भगवान भोले शंकर को जल अर्पित करने के पीछे की मान्यता क्या है? सावन की शिवरात्रि को शिवलिंग पर जल चढ़ाने का क्या फल मिलता है? इस खास रिपोर्ट में जानिए। सावन का ये वो महीना चल रहा है जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि इस महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत सरल होता है। यही वजह है कि पूरे सावन मास में भोले शंकर के भक्त पूरे मनोयोग से उनकी आराधना करते दिखते हैं। सावन महीने के हर सोमवार को भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्त व्रत रखने के साथ ही पूरे भक्ति भाव से उपासना करते हैं। कावड़ लेकर पवित्र नदियों से जल भरने भी जाते हैं और उस जल को लाकर अपने घर के आसपास के शिवालयों में शिवरात्रि के दिन उसे भगवान भोले शंकर को अर्पित करते हैं। सावन की शिवरात्रि का विशेष महत्व रहा है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और भगवान भोले शंकर की पूजा अर्चना करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि खुशहाली आती है। शास्त्र में अनेक प्रकार के वर्णन आते हैं कि भगवान शिव इस दिन जो भी साधक उनके चरण में आकर के अपनी भावना रूपी श्रद्धा सुमन को समर्पित करता है, महादेव उसके सारे मनोरथ को पूर्ण करते हैं। इसलिए शिवरात्रि मनाई। सावन की शिवरात्रि को भगवान भोले शंकर पर जल अर्पित करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि उन्होंने समुद्र मंथन के वक्त विष का पान किया था। भगवान शिव ने ये विष पान सावन के मास में किया था, जिसके बाद भोलेनाथ असहज हो गए थे। तभी समस्त देवी देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया, जिससे उनके शरीर से विष का प्रभाव खत्म हो गया था। मान्यता ये भी है कि सावन में पड़ने वाली शिवरात्रि के दिन भोले बाबा पर जल अर्पित करने से निरोग रहने के साथ ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। शास्त्र में बतला गया, भगवान शिव को जैसे जैसे जल ढालेंगे, जैसे जैसे भगवान शंकर शीतल होंगे, वैसे वैसे मनुष्य की काया शीतल होती जाती है। और उसके अनेक आयाम हैं। जल से अभिषेक करने से भगवान शंकर धन की प्राप्ति कराते हैं, यानी धन प्राप्त करने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए, परिवार में जो नाना प्रकार के विचारों से, कुत्सित विचारों के द्वारा घर में अशांति है उसको दूर करने, शीतलता प्रदान करने के लिए भगवान सर के ऊपर चंद्रमा है, चंद्रशेखर अर्थात चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। और शीतल वातावरण, शीतल जीवन हो, परिवार में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो और सुमति हो। सावन माह में भगवान शिव को वैसे तो कभी भी जल अर्पित किया जा सकता है, लेकिन कांवड़िए विशेष तौर से सावन की शिवरात्रि पर ही पवित्र नदियों का जल लाकर उन्हें अर्पित करते हैं, ताकि भोले बाबा प्रसन्न हों। सावन की शिवरात्रि के दिन बाबा को जल अर्पित करने के बाद ही कांवड़ियों की कांवड़ यात्रा पूर्ण होती है और उन्हें इसका फल जरूर मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
चलिए, सावन का महीना है, कांवड़ यात्रा के आपको मनमोहक रंग अब हम दिखा देते हैं। कहीं पर शिव भक्त पानी के बीच से कंधे पर कांवड़ लेकर चल रहा है, तो कहीं कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा हो रही है। और देखिए, इस कांवड़ यात्रा के दौरान एकता और भाईचारे का रंग भी देखने को मिल रहा है। जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों के लिए कल का दिन बेहद खास है, क्योंकि कल सावन की शिवरात्रि है। पूरी आस्था और मन में कल्याण की कामना लिए ये कांवड़िए अपनी यात्रा पर निकले हुए हैं। सावन के महीने में हर कोई भोला शिव भक्ति में मगन है। शिव भक्ति का उत्साह ऐसा कि उसके आगे मौसम की ऐसी दुश्वारियां भी घुटने टेकती नजर आईं। देश की राजधानी दिल्ली में कल हुई जोरदार बारिश और जलभराव की ऐसी हालत, और ऐसे में कंधे पर कावड़ थामे इस भोले का उत्साह प्रेरणा देने वाला रहा। इससे पहले गाजियाबाद में भी जगह जगह आपको ये भोले अपनी अपनी कावड़ों के साथ पहुंचते दिखे। उनके लिए यहाँ शिविरों में भंडारे की भी व्यवस्था की गई। यहाँ प्रशासन खुद कावड़ियों के स्वागत में फूलों की बारिश कर रहा है। अपने लिए ऐसे सम्मान को पाकर कावड़िए खुश भी हैं। देखिए, उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश सरकार ने काफी मदद की है कावड़ियों की, और ये जो विशाल भंडारे लगा रखे हैं और ये शिविर लगा रखे हैं, बहुत काफी अच्छा व्यवस्था कर रखी है। काफी अच्छे इंतजाम मिले हैं, पुष्प वर्षा की हुई है। वहीं हापुड़ में भी दूर दराज से ये भोले अपनी रंग बिरंगी अनोखी कावड़ों को लेकर पहुंचे, तो उनके स्वागत के लिए खुद पुलिस यहाँ फूल बरसाती नजर आई। हम हरिद्वार से गुलावटी जिला बुलंदशहर जा रहे हैं, और हापुड़ बाईपास पे ये पुलिस वालों ने बहुत अच्छी सेवा करी, पुष्प वर्षा के। हमारे भोले बाबा की बहुत सेवा करी और हमारी भी बहुत सेवा करी है। जल पिला के हमें स्वागत करा गया है, धन्यवाद। ऐसी हर चाहिए हर साल, हमें हर चौक पे हमें पुलिस मिली है। अभी हापुड़ बाईपास पे हमें पुलिस वालों ने फूल बरसाकर और तिरंगा दे करके बहुत ही अच्छा सम्मानित करा, और जलपान बिल्कुल सब बेहतरीन, हमें सम्मानित बहुत अच्छा करा है। और रास्ते में भी कोई हमें परेशानी नहीं होने दी। यूपी में पुलिस वालों ने बहुत अच्छी सुविधा हर जगह दी। हापुड़ में ही कावड़ यात्रा के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे का रंग भी दिखा। यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कावड़ियों पर फूलों की बरसात की। फिलहाल आस्था, भक्ति और उत्साह के इस मेले में कावड़ टांगे भोले सावन की शिवरात्रि पर अपने अपने क्षेत्रों के शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। हापुड़ से देवेंद्र कुमार शर्मा और गाजियाबाद से मयंक गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, कावड़ियों की अलग अलग तस्वीरें सामने नजर आ रही है। हरिद्वार में कावड़ मेला चरम पर है। इस बार इस मेले में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। लिहाजा देखिए, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन की व्यवस्था जो है वो मुस्तैद है। डाक कांवड़ को लेकर भी यहाँ विशेष व्यवस्था की गई है। उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कांवड़ मेला अब आखिरी चरण की ओर बढ़ रहा है। डाक कांवड़ शुरू हो गए हैं और भोले के भक्तों का उत्साह चरम पर है। हरिद्वार के बैरागी कैंप और दक्षद्वीप पार्किंग में हजारों की तादाद में डाक वाहन पार्क किए गए हैं और यहाँ से कांवड़िए अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। दरअसल डाक कांवड़ एक रिले दौड़ की तरह है, जिसमें कांवड़िए एक एक कर गंगाजल लेकर दौड़ते हैं और आगे जाकर दूसरे कांवड़िए को देते हैं। इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। इस दौरान महादेव के भक्तों का उत्साह और ऊर्जा देखने लायक होती है। प्रशासन के मुताबिक अब तक करीब 3 करोड़ कांवड़िए हरिद्वार से गंगाजल। सावन के महीने में देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में इस बार श्रद्धालुओं ने दिल खोल के दान दिया है। श्रद्धालुओं ने अब तक 1 करोड़ से ज्यादा का दान किया है। आपको बता दें, यही नहीं, शिव भक्तों ने सोना चांदी भी यहां पर दान किया है। इसके अलावा डॉलर और दूसरी करेंसी का भी चढ़ावा बाबा बैद्यनाथ को इस बार मिला है। सावन में देवघर के विश्व प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ धाम में आस्था और भक्ति का मेला लगा है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा आराधना करने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, जहां भक्त सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं करते बल्कि दिल खोलकर दान भी करते हैं। सावन के महीने में देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम को रुपए और डॉलर के साथ दूसरी करेंसी से भी आमदनी होती है। इस बार सावन में अब तक बाबा के धाम में श्रद्धालुओं ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए दान किए हैं। मैंने
मैंने जैसे आपको टोटल अभी आय का जो फिगर बताया था, वो बाबा मंदिर से जो हमें विभिन्न आय प्राप्त हुई है वो 1,10,78,000 की आय है। इसमें जो दान पेटी में आय आ रही है, दान दिया जा रहा है, वो है। वैद्यनाथ धाम में कुल 18 दान पेटी लगी है। सावन के दूसरे सोमवार पर जब बाबा वैद्यनाथ धाम में लगी दान पेटियां खोली गयीं, तो बाबा के धाम को 3,870 नेपाली करेंसी के साथ ही 255 भूटान की करेंसी भी मिली। इतना ही नहीं, भक्तों ने दान पेटी में सोना और चांदी भी दान किया है। वैद्यनाथ धाम में सावन में अब तक करीब 14 लाख श्रद्धालुओं ने महादेव का जलाभिषेक किया है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित रहता है और माना जाता है कि भगवान शिव का जलाभिषेक करने से वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु और कांवड़िए श्रावणी मेले में यहाँ जलार्पण के लिए आते हैं और अच्छा खासा चढ़ावा भी बाबा को अर्पित करते हैं। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सबसे पहले ये बताइए, कल बारिश में किसने किसने एंजॉय किया? आप लोगों ने किया कि नहीं? आपने कैसे किया? बारिश नहा के किया, बारिश में भीग के। वाह, क्या बात है अदिति। और मैंने गाड़ी में फंस के। ओह गॉड, हाँ वो मैं समझ सकती हूँ। ट्रैफिक जाम था, बहुत ट्रैफिक था। मुझे कल 3 घंटे लगे घर पहुंचने, और मुझे 4 घंटे लगे पहुंचने में, इतना ट्रैफिक। और मैं जो यूजुअली 15 मिनट में पहुंच जाती हूँ, मुझे लगा था कि मैं सबसे खुशनसीब होंगी और तुरंत से पहुंच जाऊंगी घर। जब पहुंची हूँ, मतलब मेन रोड जहां से हम ऑफिस से निकले हैं, इतना लंबा ट्रैफिक था कि मतलब मुझे लगा कि ओ गॉड, पता नहीं कब घर पहुंचेंगे। तो वो 15 मिनट का रास्ता मुझे लगता है कि लगभग 40 मिनट का हो गया। रास्ता एंजॉय किया कि नहीं किया? हाँ, बारिश अच्छी थी, गाने अच्छे सुन रहे थे। और इस बीच आपको बता दें कि फिलहाल देखिए, आप समझ ही गए होंगे खबर क्या है। बारिश ने दिल्ली और एनसीआर की चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत दे दी है। यहाँ का मौसम सुहाना इस वक्त बना हुआ है। तो देखिए दिल्ली एनसीआर की बारिश। आसमान से बरसती इन बूंदों ने देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में लोगों को बड़ी राहत पहुंचाई। बुधवार शाम को काले काले बादलों ने दिल्ली एनसीआर में अचानक डेरा डाला और फिर ऐसी झमाझम बारिश हुई जिसने मौसम का मिजाज पलट कर रख दिया। दोपहर तक चिलचिलाती गर्मी से शाम में लोगों को ऐसी हालत मिली तो उनके चेहरे खिल उठे। मूसलाधार बारिश से तापमान में आई गिरावट ने गुरुवार यानी आज के दिन को भी सुहावना बना दिया। दिल्ली एनसीआर को जिस बारिश का इंतजार था, वो इंतजार बुधवार को खत्म हुआ और इसके बाद गुरुवार यानी आज भी बारिश के होने की संभावना जताई गई। मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर के वाइस प्रेसिडेंट महेश पलावत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए अपने इस पोस्ट में जानकारी भी दी। दिल्ली में कल यानी 2 अगस्त तक बारिश होने का अनुमान है। एनसीआर दिल्ली की बात करें तो आज हमारा अनुमान है कि कल से कम रेनफॉल रहेगी, लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल रहेगी आने वाले 2 दिनों में। उसके बाद ऑलमोस्ट फिर लाइट रेनफॉल हो जाएगा। मॉडरेट रेनफॉल रहेगी 2 दिन, उसके बाद ऑलमोस्ट बिल्कुल कहीं ड्रिजल हो गया, बस उतना ही। भारी बारिश की संभावना को लेकर दिल्ली में सभी स्कूल आज के लिए बंद रखे गए ताकि स्टूडेंट्स को किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया एक्स के अपने पोस्ट में इसकी जानकारी दी। दिल्ली एनसीआर में बुधवार शाम को शुरू हुई बारिश कई घंटों तक जारी रही, जिसके चलते पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी से आजिज आए लोगों को आखिरकार इन बारिश की बूंदों ने निजात दिलाई। इस बारिश की वजह से आज भी मौसम कूल है। एनसीआर में मौसम हो गया है सुहाना और लोगों के लिए गुड न्यूज यही कि मौसम अब जो है 1 से 2 दिन इसी तरीके से रहने वाला है। और अगर आगे के दिनों की बात करें तो बारिश होगी, लेकिन हल्की फुल्की बारिश जो है दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ धूप से, जो चिलचिलाती गर्मी से लोग परेशान थे, उमस जो इतनी दिनों से लोगों को सता रही थी, अब लोगों को उससे राहत मिलने वाली है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर में जो है ऑरेंज अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर में थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन जो मौसम है, मौसम की स्थिति साथ ही साथ बारिश की स्थिति यूं ही लगातार जारी रहने वाली है। कैमरा पर्सन राजा कुमार के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली।
तो 19 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है। अभी से ही इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। देखा जाए तो बाजार में एक से एक बढ़कर राखियां हैं और जिन बहनों को अपने भाइयों को राखियां भेजनी है वो अब बाजार का रुख करने लगी हैं। उनमें हम भी शामिल हैं, लेकिन गुजरात की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। गुजरात के वडोदरा में अलग ही मुहिम चल रही है, रक्षाबंधन विद इंडियन आर्मी। इस मुहिम से देश ही नहीं, दुनिया के कई देशों में रहने वाली बहनें भी साथ में जुड़ी हैं। भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन आने वाला है और अभी से ही इस पर्व की तैयारियां शुरू हो गई हैं। भाई बहन के प्यार का प्रतीक ये त्योहार खास मायने रखता है, इसलिए तो वडोदरा के एक स्कूल के प्रिंसिपल ने खास तौर पर उन जवानों के लिए पहल की। ये दिन रात देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। संजय बच्चव नाम के प्रिंसिपल ने जवानों के लिए सबसे पहले साल 2015 में राखियां इकट्ठा करनी शुरू की और सरहद पर तैनात सुरक्षा बलों के जवानों को भेजना शुरू किया। 2015 में एक क्लासरूम में ये प्रवृत्ति शुरू की थी। तब मैंने मेरे छात्रों से कहा था कि आप मुझे राखियाँ दीजिए और लड़कों को कहा था कि आपके दिल में सैनिकों के प्रति जो भावना है वो शब्दबद्ध कीजिए। तो मुझे लड़कियों ने राखियाँ दी, वो 75 राखियाँ थी और करीब करीब उतने ही खत मुझे लड़कों ने दिए। मैंने वो बॉर्डर पर भेज दिए और रक्षाबंधन के दिन 3 लड़कियों को बॉर्डर से फ़ोन आए और फिर कुछ लड़कों को मैसेजेस भी आए, खत भी आए। तो फिर दूसरे साल से यानी कि 2016 से मेरे भूतपूर्व छात्रों के साथ ये प्रवृत्ति मैंने ओपन टू ऑल कर दी और अब मुझे देश विदेश से राखियाँ आती है और हर साल हम ये बॉर्डर पर राखियाँ भेजते हैं। संजय बच्चों की मुहिम रंग लाई और दिन प्रतिदिन बहनें उनसे जुड़ती गई और आज देश के कई राज्यों से जवानों के लिए उनके पास राखियाँ पहुँचने लगी हैं। यहाँ पर राखियों को अच्छे तरीके से पैक कर जवानों तक पहुँचाया जाता है। ऐसे ही हर साल हम लोग राखियाँ अलग अलग, मतलब सिर्फ बड़ौदा से नहीं तो और भी शहरों से और देश के बाहर से भी बहनें, हमारे जो बॉर्डर पे सोल्जर्स हैं, हमारे जो भाई हैं जो हमारे वहाँ पे रक्षा करते हैं दिन रात, उनके लिए राखियाँ भेजते हैं। और यहाँ पर हम उन्हीं सब राखियों का अच्छे से सॉर्टिंग पैकिंग करके उसका ठीक से पूजन करके फिर हम उन्हें बॉर्डर भेजते हैं। हमारा उनसे कोई नाता नहीं है बट स्टिल वी आर कनेक्टेड टू देम और उनको भी, मतलब उनका भी हमारे साथ कोई नाता नहीं, बट वो हमें एज एक फैमिली मानते हैं हमें और वो हमारे लिए वहाँ पे खड़े रहते हैं, रक्षा करते हैं, मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी वेदर कंडीशंस एंड ऑल। वो हमारे लिए सब कुछ सह रहा है। बट ये थोड़ा सा छोटा सा काइंड मतलब क्या बोलते हैं, उनका फैमिली जेस्चर जैसा हम करते हैं उनके लिए, मृणाल बनकर। राखियों को सहेजने का सिलसिला रक्षाबंधन से 2 महीने पहले शुरू होता है और जब रक्षाबंधन को 1 महीना रह जाता है तो राखियों को जवानों तक पहुंचाने की पहल शुरू कर दी जाती है। इस बार तो रक्षाबंधन विद इंडियन आर्मी मुहिम के तहत 61,000 से ज्यादा राखियां पहुंची हैं और उन्हें जवानों तक पहुंचाने की कोशिशें जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अगस्त का महीना शुरू हो गया, वैसे सावन भी हम एंजॉय कर रहे हैं और बहुत सारे तीज त्योहार भी होते हैं। अभी मैं सुन रही थी कि मेरे साथी लोग कह रहे थे कि बाजार में अच्छी अच्छी राखी हैं, हमें यहाँ से राखी पोस्ट करनी है। लेकिन राखी पोस्ट करेंगे या जाएंगी, क्योंकि छुट्टियां बहुत सारी हैं? नहीं, क्योंकि मंडे पड़ रहा है तो हो सकता है कि वीकली ऑफ जिनका हो। तो आपकी तो बस बल्ले बल्ले। देखिए, तो ये कैलेंडर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, 15 अगस्त को तो आप समझ ही रहे हैं, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है, तो जाहिर सी बात है कई लोग छुट्टी मना भी लेते हैं। 16 को सिक लीव आप ले सकते हैं, बॉस को अगर आपने थोड़ा सा उनसे एडजस्ट कर लिया मामला। 17, 18 सैटरडे संडे ऑब्वियसली आपकी छुट्टी, वीकेंड है और 19 तारीख को रक्षाबंधन है तो उसकी भी छुट्टी बन ही जाती। तो इतना लंबा वीकेंड है, हमने पहले ही आपको बता दिया, तो फटाफट आप लोग मेल कर लीजिए अपने बॉस को और उनसे छुट्टी अप्रूव करवा लीजिए। हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी चाय पर चर्चा जारी है।